गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम लोग मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसको कंपेयर कर सकते हैं हम वन प्लेस से अनदर प्लेस ट्रैवल करते हैं डिफरेंट मोड्स के थ्रू। इट मे बी मेट्रो और मे बी रेलवेज और मे बी एरोप्लेन्स और मे बी आर कार। ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ हीट। बेसिकली हीट एनर्जी अगर एक प्लेस पे कहीं मेरे पास है और वो दूसरी प्लेस पे ट्रैवल करती है तो किन किन तरीकों से कर सकती है, कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन से मोड्स हो सकते हैं ट्रांसफर होने के, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लोग इस बारे में बात करना चाहेंगे कि कॉज क्या है व्हाई हीट ट्रांसफर्स। बेसिकली हीट ट्रांसफर के पीछे जो कॉज है वो है चेंज इन टेम्परेचर। ऑलवेज हीट ट्रांसफर जो होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होती है। किस प्लेस पर हीट एनर्जी बहुत ज्यादा है, किस प्लेस पर हीट एनर्जी बहुत कम है, डजंट मैटर, उस सब का मीनिंग नहीं होता। मीनिंग सिर्फ इस बात का होता है कि किस बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और किस बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम है। जिस बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा वहां से हीट ट्रांसफर होगी कंपैरेटिवली लेसर टेम्परेचर की बॉडी की तरफ। डेट्स यहां तीन मेथड्स हो सकते हैं, तीन मोड हो सकते हैं जिसमें हम लोग बात करना चाहेंगे हीट ट्रांसफर की। जैसे हम लोग जानते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में तीन तरह की स्टेट्स होती हैं, जैसे सॉलिड्स है और लिक्विड्स है और गैसेस हैं। तो और एक चौथा हम लोग यहां वैक्यूम भी कंसीडर कर सकते हैं जहां कुछ है ही नहीं। तो इन तीनों में ही मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ जो हीट जो होता है वो बिल्कुल डिफर होता है। एट ऑल फर्स्ट मैं बात करना चाहूंगा सॉलिड्स और साथ में मरकरी लिक्विड की। सॉलिड्स के जैसा ही बिहेवियर करता है कौन? मरकरी लिक्विड। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड में वो काफी नजदीक नजदीक होते हैं और ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है अपनी जगह पे ऑसिलेट करते रहते हैं। तो बेसिकली मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो है इसमें कहीं ना कहीं इन मॉलिक्यूल्स का ऑसिलेशन करना है। मॉलिक्यूल ऑसिलेट करते समय अपनी हीट एनर्जी आगे वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, फिर ये ऑसिलेट करके आगे वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर ये ऑसिलेट करके आगे वाले को ट्रांसफर करेगा। इस तरह का जो मेथड होता है उसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं। तो सॉलिड्स में जनरली कंडक्शन होता है और कंडक्शन के पीछे जो कॉज है वो है मॉलिक्यूल्स की अपनी ही प्लेस पे ऑसिलेट करना या वाइब्रेट करना। तो जो हायर टेम्परेचर वाला मॉलिक्यूल है वो कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर वाले मॉलिक्यूल को अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। नो डाउट मॉलिक्यूल्स का आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आना यहां जरूरी है। तो कंडक्शन हमारा सॉलिड्स में ही हो पाता है या हम कहें कि लिक्विड्स में सिर्फ मरकरी में हो पाता है। तो ये पहला तरीका था कंडक्शन। इसको एग्जाम में मुझे कैसे लिखना है? सॉलिड्स आर यूजुअली हीटेड बाय प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, लिक्विड गैसेस आर हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। ये अभी आगे की बात हम लोग करेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेशंस। ये हमारा कंडक्शन का तरीका रहता है। अब हम लोग बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स कन्वेक्शन के बारे में। तो देखिए कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जी गेन करने के बाद अपने प्लेस को छोड़ देते हैं। जस्ट लाइक मैं किसी लिक्विड की बात करूं एक्सेप्ट मरकरी, मान लीजिए मैंने लिक्विड ले लिया किसी कंटेनर के अंदर फिल करके, यहां से मैंने इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू की। तो जिस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा वो मॉलिक्यूल अपना प्लेस छोड़ देगा और कंपैरेटिवली ऊपर चला जाएगा और इसकी स्पेस को फिल करने के लिए जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाएंगे। डिस्टेंस कन्वेक्शन जो होता है वो ऑलवेज अपोजिट टू ग्रेविटेशन होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड्स की या फोर्सेस की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है ऑलवेज, जबकि जो कन्वेक्शन होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करने के बाद अपना प्लेस छोड़ देते हैं और ऊपर की तरफ आ जाते हैं, यानी अगेंस्ट टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं, साइड में नहीं जाएंगे।
एग्जैक्टली ये साइड में नहीं जाएंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट ही ट्रेवल करेंगे और इनका प्लेस फिल करने के लिए जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स हैं वो आ जाते हैं, फिर वो हीट एनर्जी गेन करते हैं और चले जाते हैं। तो कन्वेक्शन प्रोसेस गैसेस के अंदर एज वेल एज लिक्विड्स के अंदर, दोनों के अंदर होता है एक्सेप्ट मरकरी। डियर स्टूडेंट्स, अब थर्ड मोड ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर जो है उसमें बेसिकली हम लोगों का आता है क्या, रेडिएशन। रेडिएशन हमने अभी डिस्कस किया था कि एक वैक्यूम हमारे पास कॉन्सेप्ट और है जहां कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो हीट रेडिएशंस हैं वो बिना किसी इंटरवेनिंग मीडियम के, बीच में कोई मीडियम नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई एटम नहीं है, फिर भी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज रेडिएशन। तो डियर स्टूडेंट्स, सन से जो एनर्जी हम लोगों को यहां अर्थ पे मिलती है या किसी दूसरे प्लैनेट में मिलती है वो विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन ही मिलती है। तो रेडिएशन में किसी इंटरवेनिंग मीडियम की जरूरत नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी भी प्रोसेस के फास्ट या स्लो होने की बात करूं तो देखिए, कंडक्शन जो है वो स्लो प्रोसेस है, कन्वेक्शन लिटिल बिट फास्ट प्रोसेस है और रेडिएशन तो वेरी फास्ट है। रेडिएशन तो आप ऐसे मान लीजिए, सन इतना ज्यादा दूर होने के बावजूद नॉट मोर देन 8 मिनट्स, सन से हीट रेडिएशंस को अर्थ तक आने में 8 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगता। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वो मैंने आपको यहां शेयर कर दिए हैं। अब हम लोगों के सिलेबस में यहां सिर्फ थर्मल कंडक्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन है, तो मैं थर्मल कंडक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा। कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये तीनों आंसर्स मैं आपको दे चुका हूं। थर्मल कंडक्शन, एनर्जी ट्रांसफर टेक्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर विदाउट मॉलिक्यूल लीविंग देयर एवरेज लोकेशन। यस डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज लोकेशन है वो अपनी जगह से नहीं हटती। मॉलिक्यूल सिर्फ अपनी जगह पर क्या करता है, वाइब्रेट करता है, लेकिन जो उसकी मीन लोकेशन है वो अपनी ही जगह पर बनी रहेगी और वाइब्रेट होकर के ये पीछे वाले से एनर्जी लेगा और आगे वाले मॉलिक्यूल को दे देगा। पीछे वाला मॉलिक्यूल बोले तो जिसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज्यादा है, आगे वाला मॉलिक्यूल बोले तो कंपैरेटिवली जिसका टेम्परेचर कम है, हीट एनर्जी को ये ट्रांसफर कर देगा। देन आफ्टर रिगार्डिंग टू स्टेडी स्टेट, स्टूडेंट्स, जब थर्मल कंडक्शन की बात होती है तो हमें यहां एक स्टेडी स्टेट टेम्परेचर ग्रेडियंट का कांसेप्ट लेना होता है। ये क्या है जरा हम लोग समझेंगे। वेलोसिटी ग्रेडियंट से कंपेयर कर सकते हैं हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट को, और स्टेडी स्टेट क्या है ये समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ा अच्छा सा डायग्राम हम लोगों ने यहां प्लेस किया हुआ है। मान लीजिए मेरे पास ये कोई बॉडी है जिसका एंड ए है, इसका ये हॉट एंड है, और दूसरा एंड बी है जिसका ये कोल्ड एंड है। ऑब्वियसली हीट की जो ट्रांसफर होगी वो ए से बी की तरफ होगी, सब लोग जानते हैं। नो डाउट एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हर क्रॉस सेक्शनल एरिया का, हर क्रॉस सेक्शनल एरिया मींस मान लीजिए ये मेरा हीट का ट्रांसफर का डायरेक्शन है, तो इसके परपेंडिकुलर मैं कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेता हूं, तो हर क्रॉस सेक्शनल एरिया का टेम्परेचर अपने आप में कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको सरफेस नंबर 1 कहता हूं, तो इसका टेम्परेचर T1 होगा, यहां भी T1 होगा, यहां भी T1 होगा, यहां भी T1 होगा। इसी तरह से दूसरा सरफेस में सपोज ये 2 कंसीडर कर लेता हूं, तो इस 2 सरफेस पर यहां टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर, यहां टेम्परेचर कांस्टेंट होगा और टाइम के साथ साथ कांस्टेंट बना रहेगा। मान लीजिए अभी T1 टेम्परेचर है इस सरफेस का, तो थोड़ी देर बाद भी T1 ही बना रहेगा। अगर मान लीजिए अभी इसका टेम्परेचर T2 है, तो थोड़ी देर बाद भी ये T2 ही बना रहेगा। इसे हम लोग स्टेडी स्टेट का नाम देंगे। अब टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं 2 सरफेस कंसीडर कर रहा हूं यहां पे, जिसमें एक सरफेस का टेम्परेचर T1 है, दूसरे का T2 है, तो चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा T इक्वल्स टू T1 माइनस T2। अब ये कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, मान लीजिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे x है, तो इसे मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट कह सकता हूं, यानी फॉल इन टेम्परेचर फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, फॉल इन टेम्परेचर फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट।
अगर मैं यहाँ पे x को 1 मीटर ले लूं, CGS में 1 सेंटीमीटर ले लूं, तो डेल्टा टी ही मेरा क्या कहलाएगा, फिर टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाएगा, जस्ट लाइक वेलोसिटी ग्रेडियंट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास सरफेसेस हैं, इन सरफेसेस को हम लोग देते हैं आइसोथर्मल। आइसो बोले तो सेम, थर्मल बोले तो टेम्परेचर, यानी ऐसे सरफेसेस जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट है या सेम टेम्परेचर मेंटेन किए हुए हैं, दे आर टर्म्ड एज आइसोथर्मल सरफेसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टडी स्टेट में किसी भी बॉडी के अंदर डिफरेंट आइसोथर्मल सरफेसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। जितनी हीट एनर्जी पीछे से लेगा उतनी आगे ट्रांसफर कर देगा, अल्टीमेटली खुद का अपना टेम्परेचर उतना ही बना रहेगा। इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें तो फॉलिंग टेम्परेचर फॉर यूनिट डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो चीजें थी जो मुझे यहाँ पे डिस्कस करनी थी। एग्जाम में कैसे लिखना है ये फर्दर आगे हम लोगों ने यहाँ पे ब्रीफ किया हुआ है, आप यहाँ से लिख सकते हैं। In this state, the temperature of every cross-sectional area of the rod goes on increasing with time. The rod is said to be in variable state. ये variable state को पहले यहाँ पे explain किया है कि अगर टेम्परेचर जो है वो चेंज होता चला जा रहा है तो variable state है, अदरवाइज तो steady state है। थर्मल कंडक्टिविटी या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट, डियर स्टूडेंट्स, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके बेसिस पे हम लोगों को न्यूमेरिकल मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, समझे? देखिए, मान लीजिए मैंने यहां पर कोई एक बॉडी कंसीडर कर ली है। इस बॉडी का एक सरफेस है जिसे मैं हॉट सरफेस कह रहा हूं, जिसका टेम्परेचर T1 है। थोड़ी डिस्टेंस बात या थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कहूं ज्यादा और अच्छी बात होगी। ये मेरे पास दूसरा सरफेस है, इस दूसरे सरफेस का टेम्परेचर T2 है। कंपेरेटिव टू T1, T2 छोटा है, इसलिए मैं कहता हूं कि T2 सरफेस जो है वो कोल्ड सरफेस है। डियर स्टूडेंट्स, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर यहां निश्चित रूप से हीट का ट्रांसफर होगा और हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। अब अगर मैं बात करना चाहूं इस हीट ट्रांसफर की, तो एग्जैक्टली दिस हीट ट्रांसफर मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ऑल्सो यू मे से दैट इज T1 माइनस T2। यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होगा इन दोनों सरफेसेस के बीच में, उतना ही ज्यादा हीट एनर्जी यहां ट्रांसफर हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा यहां होगा, उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी यहां से ट्रांसफर हो जाएगी। तीसरा मेरा कॉन्सेप्ट आता है Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू सरफेसेस। मान लीजिए ये एक सरफेस है, दूसरा सरफेस ये है, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट x है। तो जितना ज्यादा दूर होगा ये सरफेस, नो डाउट उतना ही कम हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो पाएगा। इस तरह से ये तीन चीजें मेरे को मिल गई। एक चौथी चीज और डिस्कस कर लेता हूं। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, where T is the time. What dear students? Time. जितनी ज्यादा देर तक मैं इस प्रोसेस को अलाउ करूंगा हीट एनर्जी ट्रांसफर के लिए, उतनी ही ज्यादा हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। अगर मैं कम समय के लिए हीट एनर्जी का ट्रांसफर अलाउ करूंगा तो कम हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। ज्यादा समय के लिए अगर मैं हीट एनर्जी को अलाउ करूंगा ट्रांसफर होने के लिए, तो ज्यादा हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। अल्टीमेटली मेरे पास ये चार कॉन्सेप्ट आ गए, 1 2 3 4। इन चारों को अगर मैं रिजेंबल करता हूं तो मेरे पास ये कॉन्सेप्ट आता है, हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड Q must be directly proportional to cross sectional area, change in temperature and time, as well as inversely proportional to displacement between surfaces. Dear students, अगर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मैं यहां पे K इंट्रोड्यूस कर दूं, तो इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैं यहां कहता हूं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो डिस्टेंस इस तरह से थर्मल कंडक्शन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्या वर्किंग फॉर्मूला इसका हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ये चीजें हम लोगों ने यहां से सीख ली। अब इनको एग्जाम में लिखना है तो आगे हमने सारा ब्रीफ किया हुआ है, वहां से आप एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन मैं यहां से करना चाहूंगा। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट से मेरे को मिल जाता है Q इज इक्वल्स टू कैपिटल KA
T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t ओवर x। डियर स्टूडेंट्स, अगर मुझे यहां k को डिफाइन करना है तो मैं a जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको यूनिटी ले लूं, सपोज 1 मीटर स्क्वायर ले लूं। डेल्टा t जिसको मैं T1 माइनस T2 लिख रहा हूं यहां पे, इसको मैं यूनिटी ले लूं यानी 1 केल्विन ले लूं, केल्विन पूरा लिख देता हूं। और t अगर मैं टाइम की बात करूं तो 1 सेकेंड ले लूं, x डिस्प्लेसमेंट बाय 1 मीटर ले लूं। तो ऑब्वियसली जब इन सारे पैरामीटर्स को मैंने 1 1 1 कंसीडर कर लिया तो यहां पे मेरे को मिलता है q इज इक्वल्स टू k। सिंपली आई में डिफाइन हियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी ट्रांसफर्ड थ्रू यूनिट सरफेस क्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर ए यूनिट चेंज इन टेम्परेचर फॉर यूनिट टाइम फॉर यूनिट डिस्प्लेस्ड सरफेसेस। डियर स्टूडेंट्स, डिफाइन मैं अपने मन से लिख सकता हूं और डिफाइन लिखते समय भी अगर ये इस तरीके से मेंशन मैं कर दूंगा तो आई होप सो एग्जामिनर को भी बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। न्यूमेरिकल करने में तो निश्चित रूप से ये आपको हेल्प देगा ही देगा। तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को किस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है ये हम लोगों ने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, यहीं से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट्स के बारे में बात कर सकते हैं, डायमेंशंस के बारे में बात कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को लेकर के हम लोग यूनिट डायमेंशन सब कुछ निकाल लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस कॉन्सेप्ट के अंदर एसआई सिस्टम की यूनिट हम लोगों ने कंसीडर कर रखी है, किस तरह से निकालनी है ये बात जरा हम लोग यहां पे देखेंगे। देखिए k के लिए यानी जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है इसके लिए मेरे को यूनिट्स एंड डायमेंशंस चाहिए। तो सिंपली आई में सेपरेटेड k इज इक्वल्स टू qx ओवर a T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल d। डियर स्टूडेंट्स, q के लिए क्या हो गया, जूल, हीट एनर्जी है तो जूल से मेजर कर सकता हूं। x डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और टाइम सेकेंड। इस तरह से एसआई सिस्टम में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की जो यूनिट्स हैं वो जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन मिल जाएगी, या मैं जूल पर सेकेंड को वॉट भी लिख सकता हूं तो दैट इज वॉट पर मीटर पर केल्विन मिल जाएगी। सीजीएसवी सिस्टम में बात करता हूं तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, लिख सकता हूं। इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट्स मेरे को यहां मिल जाती हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ना चाहेंगे। हीट करंट एंड थर्मल रेजिस्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको हम लोग कंपैरिजन विद हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं। न्यूमेरिकल्स सीबीएसई में बहुत ज्यादा हम लोगों से इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस नहीं होता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब डिस्कस होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां हम लोग समझना चाहेंगे जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट था I इक्वल्स टू, ये हमारा V ओवर R था, वेयर V वाज द चेंज इन पोटेंशियल एंड R वाज द रेजिस्टेंस, ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ करंट। डियर स्टूडेंट्स, करंट के फ्लो होने के लिए कॉज था यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट मैं यहां ले सकता हूं हीट करंट के लिए। एग्जैक्टली हीट करंट को मैं यहां लिख सकता हूं rate of transfer of heat, that is Q over T. Q is a heat energy transfer and T is a time period. Dear students, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में कितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर हो गई इसको मैं हीट करंट के नाम से जान सकता हूं। और नो डाउट हीट करंट और इलेक्ट्रिक करंट को आपस में मैं कंपेयर करने की बात भी करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, एक बात हम लोग और भी यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का कॉज है चेंज इन पोटेंशियल, जबकि हीट करंट के फ्लो होने का जो कॉज है वो है चेंज इन टेम्परेचर। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बस यहीं से मैं इसको कंपेयर करने की बात करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, हमने नोट्स में क्या लिख रखा है जरा एक बार देखते हैं। हीट फ्लोज ए कंडक्टर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इन 2 पॉइंट्स। ये बात हमने बताई कि अगर चेंज इन टेम्परेचर है तभी हीट एनर्जी ट्रांसफर होगी। The flow of heat per unit time is called heat current. H equals to Q by T, that is termed as heat current. अब heat current एक नई क्वांटिटी यहाँ इंट्रोड्यूस हुई तो इसकी यूनिट की बात करें तो जूल पर सेकेंड या वॉट से हम लोग इसको डिनोट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब इस वॉट यूनिट को
इलेक्ट्रिक पावर के साथ में आप कोरिलेट करने की कोशिश मत करना। वॉट तो सेम है, इलेक्ट्रिक पावर को भी हम लोग वॉट में मेजर करते हैं और यहां हीट करंट को भी वॉट में मेजर करते हैं, लेकिन वहां पावर का कॉन्सेप्ट है, वर्क डन पर यूनिट टाइम का कॉन्सेप्ट है, यहां हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम का कॉन्सेप्ट है। डायमेंशनली दोनों क्वांटिटी एक जैसी हैं। तो हीट करंट जो है जिसको हम कंपेयर कर रहे थे इलेक्ट्रिक करंट के साथ में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहां एक मिसपरसेप्शन दे जाती है। तो हमें बिल्कुल क्लियर कट करके चलना है कि हीट करंट जो है वो वही क्वांटिटी है जो कि हमारी यहां इलेक्ट्रिक पावर होती है, लेकिन फ्लो या रेट ऑफ फ्लो के टर्म्स में अगर मैं बात करता हूं तो हीट करंट और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहां कंपेयर किया था कि हीट करंट का कॉज क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का कॉज क्या होता है। अभी यहां हम लोगों ने डिस्कस किया कि हीट इज इक्वल टू Q by T होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आगे इसको कंपेयर करना चाहूं इसके साथ में, रेसिस्टेंस के साथ में, तो देखिए रेसिस्टेंस V over I होता है, जो मैंने अभी यहां पे आप लोगों को बताया था। यहां V मेरा कॉज ऑफ फ्लोइंग करंट है, I इलेक्ट्रिक करंट है, R ऑब्स्टिकल्स है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग यहां पे हीट रेसिस्टेंस की भी बात कर सकते हैं। हीट रेसिस्टेंस की बात करेंगे तो बिल्कुल इसी फॉर्मूले के एनालॉगस मेरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। कैसे निकल के आ जाएगा समझिए। हीट रेसिस्टेंस को मैं HR से डिनोट कर सकता हूं। यहां पे कॉज क्या है, पोटेंशियल, यहां पे कॉज क्या होगा, डेल्टा T, चेंज इन टेम्परेचर। यहां पे अपॉन में क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट। यहां पे हीट करंट होगा जिसको मैंने Q कहा था, और Q मेरे पास में H कहा था, और ये क्या था, Q by T के बराबर था। Q यहां पे हीट एनर्जी थी और T यहां पे टाइम था। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हीट रेसिस्टेंस है वो हो जाएगा चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हीट एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इस तरह से मैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस और हीट रेसिस्टेंस, जिसको HR लिख रहा हूं, दोनों को आपस में कंपेयर करके दे सकता हूं। यहां हम लोगों ने इसको RH से डिनोट कर रखा है, डजंट मैटर, नेमिंग हम कोई भी दे सकते हैं, HR दे दिया या RH दे दिया। अब इसको डिफाइन करने की बात है डियर स्टूडेंट्स, तो हम डिफाइन कर सकते हैं रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर ऑफ हीट करंट थ्रू इट इज कॉल्ड थर्मल रेसिस्टेंस डिनोटेड बाय RH। वही चीज जो मैंने यहां पे ऊपर आपको एक्सप्लेन कर रखी है, उसी चीज को यहां लैंग्वेज में हम लोगों ने मेंशन कर दिया है डियर स्टूडेंट्स। तो वी मे कंपेयर इट। अब आगे बढ़ना चाहेंगे, यहां से RH इक्वल्स टू डेल्टा T ओवर H, और फिर हम लोगों ने R की H की वैल्यू को डाल दिया। अल्टीमेटली हम लोग यहां पे एक नया फॉर्मूला निकाल के दे सकते हैं। अब रेसिस्टेंस जो है वो, या हीट रेसिस्टेंस जो है वो थर्मल कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल होता है। अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है तो हीट रेसिस्टेंस कम होगा, और अगर थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो हीट रेसिस्टेंस कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो ये कुछ चीजें थी डियर स्टूडेंट्स जो मुझे एक्सप्लेन करनी थी। अब ये डायमेंशंस ऑफ हीट रेसिस्टेंस, ये सारी चीजें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में नॉर्मली आपसे डिस्कस नहीं होता, और अगर होता भी है तो बड़े आराम से आप लोग निकाल के दे सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट या की कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ना चाहेंगे हम लोग। ये जो थर्मल रेसिस्टेंस और हीट रेसिस्टेंस की बात हम लोग करना चाहें, कंडक्टिविटी की बात करना चाहें, तो उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे हम लोग। देखिए, इन विंटर ए मेटलिक हैंडल अपीयर्स कोल्डर देन वुडन डोर। वुड जो होता है, लकड़ी जो होती है, उसकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली काफी कम होती है। जब हम वुड को टच करते हैं तो वहां से जल्दी से हीट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता। अल्टीमेटली हमें वुड के टेम्परेचर का एहसास कंपैरेटिवली लोअर होता है। अगर वही चीज मैं स्टील के साथ में लेना चाहूं, ठंड के दिनों में मान लीजिए मैंने स्टील के ऊपर हाथ रखा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि स्टील का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है, तो मेरे हाथ से बड़ी फास्ट हीट एनर्जी का ट्रांसफर होगा स्टील में। अल्टीमेटली स्टील जो है वो मुझे ठंडा लगेगा, ज्यादा ठंडा लगेगा, जबकि एनवायरनमेंट में दोनों एक ही रूम के अंदर या एक ही प्लेस के अंदर रखे हुए थे,
तो टेम्परेचर दोनों का सेम है, स्टील का भी एज वेल एज वुड का भी, लेकिन जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट है वो स्टील के साथ में फास्ट है, इसलिए वो मेरे को कोल्डर लग रहा है, और जो वुड है उसके साथ में रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट कंपैरेटिवली काफी स्लो है, इसलिए वो मेरे को कंपैरेटिवली हॉट लग रहा है। यही चीज अगर मैं गर्मी के दिनों में बात करता हूं, जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेरी बॉडी से ज्यादा होता है, तो उस समय जो स्टील है वो मुझे ज्यादा हॉट महसूस होगा और जो वुड है वो कंपैरेटिवली ठंडा महसूस होगा। ये कॉन्सेप्ट है थर्मल कंडक्टिविटी को लेकर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग बात करना चाहेंगे कुकिंग यूटेंसिल्स के बारे में। देखिए हमारे घरों में कुकर होता है या पैन होता है या कढ़ाई होती है, उन सब के हैंडल्स जो है हम लोग वुड के या बेकेलाइट के बनाते हैं, बिकॉज ऑफ वुड या बेकेलाइट दोनों का ही जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है कंपैरेटिवली काफी कम होता है, और जब कम होता है तो उसमें रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो कंपैरेटिवली कम होता है, और हम लोगों को कुकर बहुत ज्यादा गर्म होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा गर्म महसूस नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, न्यू क्विल्ट इज वार्मर देन ओल्ड क्विल्ट। क्विल्ट का मतलब हम लोग यहाँ रजाई से ले सकते हैं, कंबल से ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, जो नई रजाई होती है या नया कंबल होता है उसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है वो कंपैरेटिवली काफी कम होता है, तो रेट ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर जो है वो काफी कंपैरेटिवली कम होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो क्विल्ट है उसके अंदर बेसिकली एयर गैप होते हैं, और एयर जो है वो थर्मल का एक इंसुलेटर है, हीट एनर्जी को अपने अंदर से ट्रांसफर नहीं होने देता, या उसका जो हीट रेसिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे रजाई या कंबल हम लोगों के पुराने होते चले जाते हैं तो उनके अंदर से जो क्या है एयर गैप्स हैं या एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और वो एक तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में पिचक जाते हैं, यानी जो नई रजाई होगी वो काफी फूली फूली होगी, उसके अंदर काफी ज्यादा एयर होगी, और जो पुरानी रजाई होती है वो कंपैरेटिवली क्या होती है, पिचक जाती है, तो उसके अंदर से जो एयर है वो बाहर निकल जाती है। और एयर चूंकि एक बैड कंडक्टर है हीट एनर्जी का, इसलिए अल्टीमेटली जब एयर निकल जाएगी तो हीट एनर्जी का ट्रांसफर कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। बर्ड स्वेल, देखिए जो चिड़िया होती हैं, अब उनके पास तो कंबल और रजाई होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं ठंड के दिनों में अपने फीदर्स को यानी अपने पंखों को इस तरीके से स्वेल कर लेती हैं, यानी उनके अंदर हवा भर लेती हैं, पंख फड़फड़ाती हैं, हवा भर जाती है, फिर ऐसा करके बैठ जाती हैं। तो अल्टीमेटली एक एयर की लेयर उनके विंग्स के थ्रू बन जाती है उनकी बॉडी के चारों तरफ, और एयर जो है वो बैड कंडक्टर है, अल्टीमेटली बाहर की हीट एनर्जी गर्मी के दिनों में उनको गर्म नहीं कर पाती, या ठंड के दिनों में ठंड उनको परेशान नहीं करती है। तो इस तरीके से बर्ड्स जो हैं वो अपने आप को ठंड से या गर्मी से बचाती हैं स्वेल करके अपने पंखों के अंदर हवा भर के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एस्किमोज। एस्किमोज जो है वो नो डाउट जो कोल्ड रीजन होते हैं उनमें डबली लेयर मकान बनाए जाते हैं, बर्फ की ही 2 लेयर रखी जाती हैं, बीच में अगेन एयर रहती है। अब बीच में एयर रहेगी तो एयर जो है वो बैड कंडक्टर है, अब बैड कंडक्टर है तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी को ब्लॉक कर देगी, अंदर रहने वाले लोगों की हीट एनर्जी को बाहर नहीं निकलने देगी, और बाहर की हीट एनर्जी को अंदर नहीं आने देगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट है एस्किमोज का, और सारी की सारी जगह पे एक ही कॉन्सेप्ट आ रहा है कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी। एज यूजुअल जैसा हम लोग करते चले आए हैं, हर क्लास के बाद में एक न्यूमेरिकल जरूर करने की कोशिश करते हैं, तो ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स हम यहाँ शेयर करेंगे, इसको एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे, कैसे करना है इस बात को समझेंगे, और रिमेनिंग जो 1 या 2 न्यूमेरिकल्स हमने दिए हुए हैं वो आपको एज असाइनमेंट दिए हुए हैं, तो आई होप सो कि आप उसको असाइनमेंट की फॉर्म में कैसे करेंगे। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सएप जरूर करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है, steam at 100 degree Celsius is passed into a copper cylinder 10 millimeter thick। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉपर का सिलेंडर ले लो, और इस कॉपर सिलेंडर की जो थिकनेस है वो इसने बताई हुई है कितनी, 10 mm इसकी थिकनेस है।
एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रहे ये थिकनेस या एक्स दे रखी है हमें, तो 10 मिलीमीटर, इसको मीटर में या सीजीएस सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये सीजीएस में ऑलरेडी है, आपका मन है आप इसको एसआई में ले जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। नॉर्मली डियर स्टूडेंट्स मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हीट के न्यूमेरिकल्स हैं उनमें अगर हम लोग सीजीएस यूनिट सिस्टम भी यूज करते हैं तो चलता है, वैसे नहीं चलना चाहिए। एसआई यूनिट सिस्टम 1972 में 71 में आ चुका है, तो हमें कहीं ना कहीं सारी चीजों को एसआई में ही करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ न्यूमेरिकल्स आपको यहाँ सीजीएस में मिल सकते हैं, तो नॉट टू बी वरीड, आप सीजीएस में या एसआई में दोनों में से किसी में भी करके दे सकते हैं। एसआई में करेंगे तो प्रीफरेबल है। चलिए, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कलेक्ट्स एट द एंड ऑफ 150 ग्राम पर मिनट। यहां से जो निकल के आ रहा है वो वाटर निकल के आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, और वाटर जो है वो कितने का है, 100 डिग्री सेल्सियस का है। और क्या रेट है, रेट है इसका 150 ग्राम पर मिनट, यानी पर 60 सेकेंड। मिनट तो किसी भी यूनिट सिस्टम में नहीं है ना, तो ये रेट ऑफ कलेक्टिंग वाटर है। इफ द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है कॉपर का वो आपको दे रखा है 0.8 कैलोरी, एंड व्हाटएवर सो, एंड द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 540 कैलोरी पर ग्राम। सारी की सारी जो पैरामीटर्स हैं वो यहाँ सीजीएस में दे रखे हैं, तो बेटर होगा कि हम सीजीएस में ही इसको सॉल्व कर लें। डियर स्टूडेंट्स हो क्या रहा है जरा समझने की कोशिश करें हम लोग, पूरे क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ें फिर हम इसको एक्सप्लेन करें। Steam at 100 degrees Celsius is passed into copper cylinder of 10 millimeter thick and at 200 centimeter square area. Water at 100 degrees Celsius collects at the rate of 150 gram per minute. Find the temperature of the outer surface if the conductivity of copper is. इसका मतलब सीधा सा ये हो गया डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ जो आउटर सरफेस है इसका कुछ टेम्परेचर है, सपोज T है। इनर जो टेम्परेचर है वो सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होगा, बिकॉज ऑफ स्टीम आप यहां से पास कर रहे हो। अब आउटर का टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है, इसीलिए ये 100 डिग्री सेल्सियस की जो स्टीम है वो कन्वर्ट हो जा रही है किसमें, वाटर में। डियर स्टूडेंट्स ये अंडरस्टूड है, कहीं ना कहीं मुझे अपना लॉजिक लगाना होगा, अपने दिमाग से सोचना होगा कि अगर स्टीम मेरी वाटर में कंडेंस हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, लोअर है। तो डियर स्टूडेंट्स T is the temperature of outside, T 100 degrees Celsius inside copper cylinder because of that is the steam, और एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो वाटर हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है वो 100 डिग्री सेल्सियस का निकल के आ रहा है, और 150 ग्राम पर 60 सेकेंड निकल के आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स नो डाउट ये जो स्टीम है कुछ हीट एनर्जी को बाहर रेडिएट कर रही है, या मैं कहूंगा बाहर कंडक्ट होकर के निकल जा रही है, जिसकी वजह से ये ठंडी हो रही है, ठंडी होकर के क्या बना रही है, पानी बना रही है। अब यहां मैं देखता हूं कि टेम्परेचर में तो चेंज है नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पे स्टीम है और 100 डिग्री सेल्सियस का ही वाटर है। इसका मतलब क्या है, जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है, यानी चेंज ऑफ स्टेट है, और जब चेंज ऑफ स्टेट होती है तो हीट डिलीवर्ड बाई स्टीम जो होगी वो होगी Q इक्वल्स टू M इंटू L, वेयर M is the mass of steam which is converted into water. No doubt जितना पानी आ रहा है उतनी ही तो स्टीम यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। L is the latent heat, और equals to क्या होगा, heat gained by what, steam। ये तो स्टीम जो है वो क्या कर रही है, रिलीज कर रही है, अपनी हीट एनर्जी बाहर दे रही है, और हीट गेन कौन कर रहा है, एनवायरमेंट कर रहा है मान लीजिए। तो हीट गेन जो करेगा एनवायरमेंट वो इस बाउंड्री वॉल से पास करते हुए करेगा। तो यहां पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा K Q और सॉरी K डेल्टा T, और यहां पे स्मॉल t, और यहां पे x, और यहां पे और क्या था, एरिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये मेरा हीट दे दिया किसने, स्टीम ने, और ये हीट ट्रांसफर हो गया किसके थ्रू, इस कंटेनर की वॉल के थ्रू या सिलेंडर की वॉल के थ्रू। तो मेरे पास सारे पैरामीटर्स यहाँ पे हैं, मास पर यूनिट टाइम मेरे को यहाँ पे दे रखा है, लेटेंट हीट मेरे को यहाँ पे दे रखी है, K कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ये दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, डेल्टा T में से एक पैरामीटर मुझे निकालना है, अंदर का 100 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का मुझे निकालना है। तो डेल्टा T में बी रिटन हियर एज
व्हाट 100 माइनस टी, तो 100 मेरे को पता है और टी मुझे निकालना है, और स्मॉल टी मेरे को दे नहीं रखा, लेकिन अगर मैं इस स्मॉल टी को यहां से उठा करके यहां ले आऊं तो m बाई स्मॉल टी हो जाता है, और m बाई स्मॉल टी मेरे को यहां पे दे रखा है 100 ग्राम पर 60 सेकेंड। x थिकनेस मेरे को 10 मिलीमीटर दे रखी है, जिसको मैं सीजीएस में कन्वर्ट करके यहां पे डाल दूंगा। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारा का सारा न्यूमेरिकल का एस्पेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा, फिलॉसफी क्लियर हो गई होगी। अब आपको एग्जाम में कैसे करना है ये बात मैं समझा देता हूं। देखिए, ये सारे पैरामीटर्स को मैंने यहां पे लिखा, टेंपरेचर 100 डिग्री सेल्सियस लिखा, x जो थिकनेस है 10 मिलीमीटर लिखा है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, एरिया मेरा सीजीएस में है ही, मास मेरा 150 ग्राम है सीजीएस में, t इक्वल्स टू 1 मिनट है, जिसको मैंने 60 सेकंड लिख दिया, k मेरे को सीजीएस में दे रखा है, l मेरे को सीजीएस में दे रखा है। अब यहां p अवेयर, ये सारी की सारी यूनिट्स जो हैं स्पेशली इन हीट और थर्मल जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अभी थर्मोडायनामिक्स और भी पढ़ना है आप लोगों को, सीजीएस में सारी यूनिट्स आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैंने यहां लगाया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट ड्रॉन फ्रॉम द स्टीम, स्टीम से जो हीट एनर्जी मिलेगी वो m into L होगी, तो मैंने यहां डाला, और Q इक्वल्स टू Ka डेल्टा T P अपॉन x, ये वो हीट एनर्जी है जो सराउंडिंग में रेडिएट हो गई, किसके थ्रू हो गई, जो कंटेनर की वॉल्स हैं उनके थ्रू हो गई, तो मैंने यहां पे कॉन्सेप्ट डाला और इसको सॉल्व किया तो मेरा 91.56 डिग्री सेल्सियस आ गया। मेरी फिलॉसफी ये कहती है कि सराउंडिंग का टेंपरेचर कम होगा तभी स्टीम कंडेंस होगी वाटर में, अदरवाइज तो नहीं। तो फाइनल आंसर भी मैंने यहाँ पे मैच कर लिया कि जो 100 डिग्री सेल्सियस है स्टीम का टेंपरेचर, उससे कंपैरेटिवली ये कम ही है, तो इसका मतलब मेरा थिंक प्रोसेस और आंसर दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप इसको असाइनमेंट की फॉर्म में फिर से करके लाएंगे, और अगर कोई डाउट होगा तो जरूर मेरे को व्हाट्सएप करेंगे या नेक्स्ट क्लास में आते ही मुझे बता देंगे। थैंक्स अ लॉट। बाकी की क्लास चीजें हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, और ये जो कन्वेक्शन रेडिएशन है ये हम लोगों के सिलेबस में है नहीं, सीबीएसई के में, तो ये जो क्लास हमारी 1105 है ये आप लोगों को अभी नहीं मिलेगी। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हम लोग कर रहे होंगे, या जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास जरूर मिल जाएगी, क्लास नंबर 1105। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की होगी 1106। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।